Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अभी जो जेई एडवांस का पेपर हुआ था, ठीक है। तो उस जेई एडवांस पेपर में जो केमिस्ट्री का सेक्शन था, ठीक है, तो इस केमिस्ट्री को सेक्शन को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि बहुत सारी क्वेश्चन इस बार ऐसे भी थे जो हम लोगों ने क्लास नोट्स में हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना। वो क्लास नोट्स के क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एडवांस के अंदर भी डिस्कस करे गए, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट आपका जो यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट में इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले कि लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है ना, एडवांस क्वेश्चंस के लिए। देखो, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ molecular speed of a gas is as per the figure shown below, then the ratio of the most probable, the average and the root mean square speed respectively। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको क्लासरूम में डिस्कस किया था, अगर आपको पता हो गैसेस स्टेट, तो गैसेस स्टेट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ये डिफरेंट स्पीड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड केस आपको बताया था कि अगर सिंपल रेशियो पूछता है, डायरेक्ट रेशियो पूछता है विदाउट एनी ग्राफ, विदाउट एनी कर्व, जैसे क्वेश्चन में ऊपर क्या दे रखा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व आपको दे रखा है इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में, तो जो भी आपको आंसर निकालना है रेशियो ये डिफरेंट स्पीड का, वो ऑन दी बेसिस ऑफ एज पर द फिगर आपको निकालना होगा, ठीक है। जब हम जनरली केस की बात करते हैं तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल की बात करते हैं, तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल आपका ये हो गया। मोस्ट प्रोबेबल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, दैट इज़ अंडर रूट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2RT डिवाइड बाई कैपिटल M। हम लोगों ने निकाला भी था जब हमने क्लासरूम के अंदर आपको डिस्कशन किया था। ये तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल हो गई, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज को लेके, तो इसमें एवरेज आपका ये हो गया, ठीक है। एवरेज की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो एवरेज की वैल्यू होती है अंडर रूट 8RT डिवाइड बाई कैपिटल M। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज, राइट, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर जो है ना, वो आपका कुछ इस तरीके से करेंगे हम रिप्रेजेंट, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 3RT डिवाइड बाई कैपिटल M, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर, क्लियर है। अब ये तीनों के तीनों जो वैल्यूज आती है वो स्टैंडर्ड केस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप यहाँ से रेशियो निकालोगे तो आपका आर टी एम सब में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर से क्या मिलेगा आपको, सिर्फ अंडर रूट 2 मिलेगा, ठीक है, आपके मोस्ट प्रोबेबल से। रेशियो यहाँ से आपको मिलेगा अंडर रूट 8 डिवाइड बाई, यहाँ पे आपका पाई आएगा, ठीक है, 8 बाई पाई। तो यहाँ से आपको होगा 8 डिवाइड बाई पाई मिलेगा, देन रेशियो यहाँ से मिलेगा अंडर रूट 3। और फिर यहाँ से आपको 15/2 की वैल्यू होती है 1.414। रेशियो यहाँ से हम सॉल्व करते तो आती है 1.5 समथिंग निकल के आती है। रेशियो √3 की आपकी वैल्यू होती है 1.732। फिर इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज दी 1.414, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आपका 1, रेशियो 1.1 समथिंग, और ये आता है 1.2। तो इस तरीके से अगर स्टैंडर्ड केस की बात करी जाएगी तो फिर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब ये ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर बात करी जा रही है तो फिर क्वेश्चंस को ग्राफ को लेके ही आपको समझाना पड़ेगा। अभी देखो इस क्वेश्चन को फिर हम लोग कैसे समझते हैं, सिंपल सा क्या है, आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो मोस्ट प्रोबेबल है वो कौन सी स्पीड होगी। तो ऑब्वियसली बच्चों देखो यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स, आपको बाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्स पे दे रखा है आपको इधर स्पीड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, इधर फ्रैक्शन दे रखे हैं। तो देखो सबसे अधिक स्पीड आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस पॉइंट पे। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, 0 पे है स्पीड आपके मॉलिक्यूल्स की, फिर धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है आपकी इंक्रीज करती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा पीक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपकी स्पीड सबसे अधिक है, और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, सपोज इस तरीके से आप बना सकते हो, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू यहाँ पे होगी, क्लियर है। अच्छा, और स्पीड आपकी सबसे अधिक मिल रही है इसी पॉइंट पे, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इस तरीके से डिफाइन कर दिया है।
अभी ये जो स्पीड होगी जो हाईएस्ट आपको डिपेंड कर रही है, व्हाट इज दिस, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई। इसके बाद जब हम एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ से किसी भी पॉइंट से अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर अगर मैं डिफाइन करूँ तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वही एवरेज होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँ तो देखो इस पॉइंट की और इस पॉइंट पे अगर आप इनका एवरेज लेते हो तो डेफिनेटली आपका ये सेंटर पे यहाँ पे लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपकी आ रही है वो एवरेज वैल्यू की कैसी आएगी, एवरेज के आपके इक्वल आएगी। इसी तरीके से नीचे की तरह अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक्चुअली हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज आपका यहाँ पे डिफाइन होगा। तो यहाँ इसी पॉइंट पे भी आप देख सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो आपकी डिफाइन होगी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इस पॉइंट पे, वो बेटा एवरेज वैल्यू के कैसी होगी, इक्वल होगी। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है गिवन ग्राफ के अकॉर्डिंग। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज, तो ये आपका इक्वल दे रखा है। मतलब यहाँ में देखो क्या है, पहले ऑप्शन में 1:1:1, तो 1:1 आपको ए ऑप्शन हो सकता है अभी, लेकिन सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1:1.128 दे रखा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये बी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 1:1 है। अब बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर की, तो रूट मीन स्क्वायर को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम वैल्यूज ले लेते हैं, वैल्यूज के बेस पे हम लोग समझेंगे ध्यान से, है ना, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जरा इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे हम कर लेते हैं सपोज इस पॉइंट पे, सपोज इसकी जो स्पीड है मान लेते हैं 2, और इस पॉइंट पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम मान लेते हैं सपोज दिस इज 3, नाउ दिस इज दी, इस पॉइंट पे लेते हैं सपोज दिस 4। तो जब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो बच्चों चलिए हम वैल्यू लेके बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया लेकिन वैल्यूज को लेके हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखें इसकी एवरेज के बारे में बात करें कितना 0.1 इंटू, ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, प्लस यहाँ से आपका 0.1 इंटू आपका 4 डिवाइड बाई 0.2, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपका 3 आएगा। ये एवरेज डिफाइन हो गया। जब इसकी हम लोग रूट मीन स्क्वायर की बात करेंगे तो वो कैसे निकलेगी बच्चों, 0.1 इंटू 4, ठीक है, स्क्वायर करेंगे 2 का, प्लस 0.1 इंटू 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे कितना होगा 0.2, अपन इसे सॉल्व करते हैं तो √10 आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये RMS को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी देखो जो एवरेज आई थी 3 और आपकी मोस्ट प्रोबेबल भी 3 होगी, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है वो कहीं ना कहीं वैल्यूज RMS थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, RMS जो स्पीड होगी वो एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल से थोड़ी सी अधिक होगी। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन फिर क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन बचा आपके सामने बी, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत से बच्चों ने गलती करी थी सी ऑप्शन को लेके, लेकिन सी ऑप्शन आपका होगा इनकरेक्ट। इसने स्टैंडर्ड केस को लेके बात नहीं की है, सीधा रेशियो नहीं पूछा है, ग्राफ के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आपका आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं, देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये क्वेश्चन बड़े बेटा हमारे क्लास नोट्स से हैं, अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास नोट्स में ही डिस्कस किया है। और जब मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डिस्कस कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको एस ब्लॉक अगर आपको याद होगा, ठीक है, एस ब्लॉक से ही क्वेश्चन जनरली डिस्कस किया गया है, जिसमें पी ब्लॉक के भी कंपाउंड्स लिए गए हैं, जैसे आपका Pb3O4, ठीक है। एक्चुअली दिस इज मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना, दिस इज दी मिक्स्ड ऑक्साइड। तो ये बेटा आपका पता है, इसमें क्वेश्चन जैसे पूछेगा उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन ऑन द हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के एडिशन पे कौन आपके, तो मैंने आपको रिएक्शंस करा चुका हूँ। देखो अगर आप Pb3O4 की बात करोगे और इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये जो हमारे कंपाउंड है Pb3O4 ये मिक्स्ड ऑक्साइड, तो यहाँ से बच्चों रिलीज होगा आपका PbO प्लस Pb2O3, ये आपके कंपाउंड फॉर्म होंगे। और आपको पता है ये आपका जो लेड है वो किस फैमिली का है, कार्बन, याद करो, लास्ट एलिमेंट इज Pb, और ये बच्चों होल्ड करता है अपनी मेटलिक प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसके पास आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट भी काम करता है, आपको मैंने डिस्कस किया था। तो मेटलिक प्रॉपर्टी का मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल्स में डाला जाएगा तो बच्चों ये क्या करेगा, अपनी बेसिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करेगा। तो पहला आंसर हो गया इनकरेक्ट।
K2O की बात करते हैं, आपको रिएक्शन मैंने कराई थी, याद करो, K2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पहले तो मैं K2O के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो फिक्स है +1 रहेगा, ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा, तो 2 क्योंकि ऑक्सीजन के वेरी करता है =0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x -1 और x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी -1/2। मतलब ये कैसा है, सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस कराता हूँ तो मैंने आपको एक इजी ट्रिक भी बताई थी कि जो पोटेशियम है वो बच्चों चला जाएगा KOH के अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा। क्लियर है, और इसके अंदर से आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा, प्लस यहाँ से आपका O2 भी बाहर जाएगा, जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो परऑक्साइड है ये बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये आपका जो सुपर ऑक्साइड है ये आपके पर ऑक्साइड में पहले कन्वर्जन करेगा। कैसे, वो देखो ध्यान से, मैंने बताया था ये K+ देन आपका O2 पे -1। ठीक है, तो इसमें मैंने इसके 2 मोल्स लिए थे, इसके मैंने 2 मोल्स लिए थे। 2 मोल्स को लेके मैंने इसको क्या किया था कि इस परऑक्साइड को मैंने, और इस सुपर ऑक्साइड को मैंने परऑक्साइड में चेंज कर दिया था, और परऑक्साइड में चेंज करने के साथ ही वहाँ से 2 ऑक्सीजन बीच में मिलेंगे, तो वो आपका क्या करेगा, O2 में चेंज हो जाएगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा और KOH रिलीज करेगा। अच्छा, नेक्स्ट मैंने Na2O2 की बात कर लेते हैं, तो आपको दिख रहा है प्रॉपर परऑक्साइड ही है, तो यहाँ से आपको H2O2 मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कराते भी हो तो इसका तो सीधा ट्रिक होता है क्या, कि एक सोडियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड आपका सोडियम। जब यहाँ पे आपका H2 वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो क्या करेगा, देखो OH यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, 2 मोल्स, ये बॉन्ड इस तरीके से, तो यहाँ से बीच से ये क्या मिला, ये तो आपको H2O2 मिल गया, तो ऐसे डायरेक्ट आपको H2O2 फॉर्म होता है, बाकी आपकी 2 मोल्स ऑफ NaOH का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। लास्ट ये तो हुआ है आपका, लेकिन लास्ट वाले को भी चेक करते हैं, तो Na2 ये तो बिल्कुल भी आपका जनरली आपके डिजोल्व होते नहीं लिथियम का, तो इसका तो कहानी वैसी फिनिश होने वाली है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, KO2। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, आपके क्लासरूम से ही मैंने डिस्कस कराया था, जैसे अभी बता रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो ईजिली आप यहाँ पे मार्क्स ले सकते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट मैं इसको डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आपको बहुत लंबी चौड़ी दे रखी है उससे प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है, आपने क्या करना है, आपको जो इस क्वेश्चन में हिंट दे रखी है उस हिंट को समझना है। क्या होता है ना कि जहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा दे रखी होती है वहाँ पे आपको क्या पकड़ना होता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए यूजफुल डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो यही मैं हमेशा बोलता हूँ। तो क्वेश्चन में बहुत कुछ दे रखा है, उससे मतलब नहीं है 10 लाइन और जोड़ दे इसमें तो भी दिक्कत नहीं है। देखो, हालांकि मैंने आपको अभी मैं डी ब्लॉक पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं क्वेश्चंस को देखो बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। क्या आपको हिंट दे रखी है, देखो, एक कलरलेस एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट्स ऑफ 2 मेटल्स। और आपको पता है कि बेटा कलरलेस एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट ऑफ 2 मेटल्स, आपको नाइट्रेट पता है, बिल्कुल, 2 मेटल्स है हमारी, एक एक्स एक वाई है। अब ये नहीं पता बेटा कलरलेस, तो कलरलेस तो बहुत सारे एक्वस सोल्यूशन आपके नाइट्रेट के फॉर्म करते हैं, बट यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन पता चली नहीं आपको पहली लाइन से, लेकिन ये जरूर पता चला कि एक्स और वाई जो आपके मेटल्स उनके नाइट्रेट हैं वो कलरलेस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेटल्स आपको पता नहीं चली, कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखी नहीं रही। आगे चलते हैं। When it was added to an aqueous solution of NaCl, जब मैं एक्स और वाई के जो नाइट्रेट्स हैं, इन मेटल के नाइट्रेट्स हैं, उसको मैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl में डाल रहा हूँ, तो आपको बताओ क्या होगा, तो फिर वहाँ पे आयन एक्सचेंज होगा। क्या होगा बच्चों, 2 सॉल्ट आ रहे हैं तो वहाँ पे आपका आयन एक्सचेंज हो जाएगा, और आयन एक्सचेंज होने से क्या होगा, आपका ये जो क्लोराइड है ये इस एक्स मेटल के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ बेटा। और फिर लिखा है इसमें हिंट, ये हिंट दे रखी है, ए व्हाइट प्रेसिपिटेट बार फॉर्म। तो भाई पीपीटी मैंने बहुत बार डिस्कस किया सिल्वर को लेके, आपको पता होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा AgCl। AgCl मतलब पहला आपका जो एक्स होगा वो आपको पता चल गया कि आपका सिल्वर होगा। कौन सा होगा, सिल्वर। तो मतलब कौन कौन सी ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल। अभी बात करेंगे हम ए और बी को लेके, ठीक है। अच्छा, कैडमियम होना चाहिए कि आपका लेड होना चाहिए, क्वेश्चन ये है। आगे पढ़ते हैं। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शली soluble in hot water to give a residue of P and solution Q. The residue P was dissolved in aqueous ammonia and also in aqueous sodium thiosulfate.
द हॉट सॉल्यूशन ऑफ Q गिव ए येलो PPT विथ पोटेशियम आयोडाइड, द मेटल ऑफ X एंड बाई। अभी इसमें बाई को लेकर भी पूछा जा रहा है और बाई के बारे में ये बोला जा रहा है कि उसके साथ जो हम लेके आएंगे तो ये जो Pb है, ये जो लेड है और जो कैडमियम है, तो कैडमियम बच्चों कभी भी येलो PPT शो नहीं करता है, ध्यान दो, कैडमियम कभी भी येलो PPT शो नहीं करता है। आपका जो लेड है वो येलो प्रेसिपिटेट शो करेगा विथ पोटेशियम आयोडाइड। तो मतलब यहाँ पे आपका जो बाई होगा वो बाई आपका हो जाएगा लेड, ठीक है, ना कि आपका कैडमियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। तो एक्चुअली आपका ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जब स्टडी करेंगे तो रिएक्शंस पे आपको मैं डिस्कस करूँगा। बाकी यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब अगर आप लॉजिक को थोड़ा सा लगाओगे तो आंसर तक आप डेफिनेटली पहुँच जाओगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा है न्यूमन प्रोजेक्शंस PQRS। हमारे पास 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, आर शोन बिलो, ठीक है। एक आपको P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, S दे रखा है, ठीक। फिर बोला इसमें व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे। तो ये जो गिवन आपके प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस से आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो क्या करना है, ये जो कंपाउंड गिवन है, जो स्ट्रक्चर्स गिवन है, इनका आप बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर उसमें आप जैसे डेवलप कर सकते हो। तो P को देखो मैं पहले बनाता हूँ, यहाँ पे देखो P में आप देखो तो एक फ्रंट पे कार्बन होगा, एक बैक साइड कार्बन होगा, है ना। तो फ्रंट वाले कार्बन पे क्या क्या अटैच है, CH3 CH3 C2H5। तो वैसे जोड़ना है, फ्रंट मैंने यहाँ बना लिया, सपोज इसके पास देखो एक CH3 यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया और इधर मैंने कर दिया C2H5। फिर इसका जो बैक साइड कार्बन ये हो गया, है ना। बैक साइड पे क्या क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है और एक CH3 प्रेजेंट है। तो इसके कोई फिक्स रूल नहीं है, आप इसे किसी भी तरीके से इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन बैलेंसिंग को सेटिस्फाइड करते हुए CH3 एंड OH। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं R की तरफ। तो R को देखेंगे किस तरीके से फॉर्म करेंगे। फ्रंट के पास क्या है, OH हाइड्रोक्सी है, मिथाइल है एंड मिथाइल है। तो क्या करेंगे इसमें, और इसके बैक साइड में C2H5 है, C2H5 और आपका हाइड्रोजन है। तो चाहे बैक को पहले बना लो चाहे फ्रंट को पहले बना लो, इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे आपका जो R क्या फॉर्म होगा, एक कार्बन जो आपका सपोज फ्रंट का मैंने बना लिया, इसके ऊपर देखो 2 CH3 आ रहे हैं, एक CH3 यहाँ लगा दिया मैंने, सपोज एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक OH को यहाँ लगा दिया। बाकी जो बैक साइड वाला कार्बन इसके पास C2H5 है, हाइड्रोजन एंड C2H5 है, दो आपके इथाइल पार्ट हैं। तो मतलब C2H5 यहाँ लगा दो, एक C2H5 यहाँ लगा दो, बाकी एक लगा दो यहाँ पे हाइड्रोजन। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे Q कंपाउंड को लेके, तो देखो Q में देखो फ्रंट पे देखो आपका फ्रंट पे क्या है कि ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, एक C2H5 है। बैक साइड की बात करोगे 2 हाइड्रोजन है आपके, एक CH3 है। तो पहले फ्रंट को बना लेते हैं, चलो फ्रंट को बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, ये कार्बन हो गया, इसके ऊपर देखो एक बल्कि पार्ट है, मतलब एक OH लगा दिया यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद देखो इधर लगा देते हैं हम लोग C2H5 जो ये वाला प्रेजेंट था, और इधर लगाते हैं हाइड्रोजन। अब चलते हैं बैक साइड की कार्बन की तरफ। वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है आपकी, दो हाइड्रोजन है बिल्कुल, एक आपका CH3 है। तो ऐसे कर देते हैं सीधा, यहाँ पे CH2 हो गया और ये आपका CH3 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं S की तरफ। तो S को देखो फॉर्म कर लेते हैं। S में देखो क्या है आपके फ्रंट वाले पे क्या है, CH3 है, हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन है। तो बना लेते हैं, ये कार्बन हो गया, इसको आप CH2 लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना, या फिर इस तरीके से एक्सपांड करके भी लिख सकते हो। और बाकी आपका एक CH3 हो गया। अच्छा, बैक साइड वाले कार्बन को देखेंगे तो क्या है इसके पास, एक ये बल्कि ग्रुप है, हाइड्रोक्सी है और आपका C2H5 है। तो हम लोग वैसे ही ज्वाइन करेंगे, तो ये कार्बन हो गया, इस कार्बन पे आपका ये हो गया C2H5 और नीचे आपका यहाँ पे जोड़ देते हैं एक हाइड्रोक्सी पार्ट और इधर बच्चों ज्वाइन कर देते हैं कार्बन। नाउ CH3 एंड इट इज़ अ हाइड्रोजन। हो गया सब कुछ। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या देखना है कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको देखना है आयोपैक, मतलब आपको नेमिंग सिस्टम को फॉलो करना है। और जहाँ पे आपका जो नेमिंग आयोपैक नेम जिन जिन कंपाउंड का सेम होगा, डेफिनेटली वो आपके आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, तो इसमें जब हम लॉन्ग फॉर्म को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, है ना, तो आप मुझे ये बताओ कि जो P गिवन है उस P में टोटल आपके जो लॉन्ग फॉर्म होगी वो किस तरीके से आपकी लॉन्ग चेन आपकी कैसे सेलेक्ट की जाएगी।
तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के लिए आपके मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए और मैक्सिमम कार्बन भी प्रेजेंट होने चाहिए, एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप भी आपके डिफाइन होने चाहिए मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से, ये 1, ये 2, ये 3, नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा C2H5 है ना, तो ये एक 4, एक आपका 5 कार्बन की चेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बिल्कुल सही। ऊपर देखो एक आपका ये मिथाइल मिथाइल, ये मिथाइल, यहाँ पे आपका एल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे 5 कार्बन की चेन आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे क्यू को लेके बात कर लेते हैं। क्यू के पास मैक्सिमम नंबरिंग, मैक्सिमम आपकी चेन कितनी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे हाइड्रोक्सी रहेगा, मतलब यहाँ से कर सकते हैं 1, ये 2, ये 3, इधर 4, इधर 5, यहाँ भी 5 कार्बन की चेन है। लेकिन इसके साथ अगर आपको दिख रहा है तो इधर एक हाइड्रोक्सी है, ये आपका यहाँ से आपका ये अल्कोहल पार्ट, ये आपका मिथाइल पार्ट है, C2H5 है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे आर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, आप इधर मूव करो चाहे इधर मूव करो, कोई दोनों जगह आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन देखने को मिल रहे हैं, तो इधर कर देते हैं, तो ये 4, ये आपका 5, यहाँ भी 5 कार्बन की चेन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एस की तरफ। तो एस के पास नंबरिंग देखो कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली यहाँ से होगी। ये आपका यहाँ से अगर करेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3, तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन की चेन कितने कितने की मिलने वाली है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखना है, तो मतलब यहाँ से आपको ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड आपको ये 5, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसमें देखो दोनों जगह कहाँ पे आपको आइडेंटिकल वाला आपको कौन कौन से मिल रहे हैं। तो इसमें आपका देखेंगे पी तो आपको नहीं मिलेगा, क्यू की बात करेंगे तो C2H5 दिख रहा है, और यहाँ से आपको ये C2H5 दिख रहा है, मतलब थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो मतलब आपका जो क्यू एंड आर, ठीक है, ये दोनों आयोपेक में आपके सेम मॉलिक्यूल्स बैठ रहे हैं, आप यहाँ पे आयोपेक कर सकते हो। तो मतलब क्यू एंड आर आप पे कैसे होंगे, यही दोनों आप पे कैसे होंगे, आइडेंटिकल्स होंगे, ठीक है। तो आइडेंटिकल का एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्यू एन आर वाला, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या करना था इसमें, आपको सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको आपको प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर बनाना था। उसके बाद आपको आयोपेक की जो नेमिंग के रूल्स होते हैं वो फॉलो करने थे। जो सेम नेम बैठेंगे वो आपके आइडेंटिकल होंगे, बाकी आपके नॉन आइडेंटिकल होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 को देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज आयोपेक नेम, 3 इथनाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल हेक्स, 3 इन 5 केवल लिखा है आपका YNOic एसिड, ठीक है। इसको आपको सर्च करना है। तो आयोपेक में पता है सबसे पहले हम लोग लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपको कार्बोक्सिलिक दिख रहा है हर जगह। तो ऑब्वियसली बेटा नंबरिंग आपकी यहीं स्टार्ट होगी, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, यहाँ से आपका ये 4, नेक्स्ट आपका इधर मूव करो चाहे इधर मूव करो, ये आपके सेम है, तो 5 और आपका ये 6 कार्बन की चेन। यहाँ चेक करो बेटा सेकंड की तरफ, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से बेटा एसिड से होगी, ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3, 4 बच्चों कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यस 4, देन 5, देन आपका ये 6। इधर देखेंगे थर्ड सी मॉलिक्यूल से देखेंगे तो यहाँ पे नंबरिंग बच्चों कहाँ से स्टार्ट होगी, एसिड से, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब दोनों साइड में से किधर भी आप मूव कर सकते हो, तो मतलब आपका इधर आपका ये 5 और ये आपका ये 6। डी की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हम नंबरिंग आपकी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6। तो लगभग आपको हर जगह 6 कार्बन की ही चेन मिल रही है। बट यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, है ना, वो किस तरीके से आपके दिखाए गए हैं, ठीक है ना, वो देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखेंगे ध्यान से इसमें, ये जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में अगर आप चेक कर पाओ तो 4 पे देखो आपको यहाँ पे मिथाइल बोला गया है ना, देखो 3 पे एथनाइल बोला गया है, 2 पे हाइड्रोक्सी बोला गया है, 2 पे हाइड्रोक्सी यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ भी हाइड्रोक्सी है, यहाँ भी हाइड्रोक्सी है, यहाँ भी हाइड्रोक्सी है, और 3 पे आपका एथेनाइल है। 3 मतलब ये हो गया, ठीक है, 3 पे यहाँ पे आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि देखो 4 पे मिथाइल चेक कर लो, सिंपल सा क्या है 4 पे, देखो यहाँ 4 पे कहीं मिथाइल नहीं है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में देखो 4 पे इधर भी मिथाइल नहीं है, इधर भी कहीं मिथाइल नहीं है, तो ए तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बी जरा चेक करो, बी में देखो 4 पे क्या मिथाइल है, तो जो मिथाइल नहीं है आपका इथाइल है, देखो 4 पे, है ना, दिस इज ए इथाइल पार्ट, C2H5, तो मतलब बी भी इनकरेक्ट हो गया।
सी की बात कर लेते हैं हम लोग। सी पे देखो 4 पे कहीं मिथाइल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ना इधर है ना इधर है, तो सी भी इनकरेक्ट। डी की बात करेंगे तो देखो डी में 4 पे आपका ये मिथाइल देखो लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल है। 2 पे हाइड्रोक्सी भी सेट कर रहा है, और 3 पे देखो आपको प्रॉपर एथ इनाइल भी मिल रहा है 1 to 2 कार्बन का, बिल्कुल सही ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और आपको 4 पे मिथाइल भी है, और 3 पे क्या आपका डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सही, तो तभी 3 इन है। और 5 पे आपको चेक करो बाई नहीं, मतलब यहाँ से आपका ई निकल जाएगा, ओ एक पार्ट जुड़ेगा, बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक फर्स्ट पे है, तो आपका ये भी सेटिस्फाइड है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी इर्थ्रोज, ठीक है, इज सोन बिलो। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है डी इर्थ्रोज। डी बेटा डी एन एल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हम लोग हाइड्रोक्सी की पोजीशन को लेकर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो आपके जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, ये आपका अगर बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे डी पार्ट ऐड किया जाएगा। बाकी आपके इथ्रूज का मतलब बेटा ये शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम शुगर और पर्टिकुलर जो आपकी पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स रहते हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं डी एन एल कॉन्फ़िगरेशन को लेके। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि डी इथ्रूज एंड इट्स आइसोमर्स, ठीक है, SPQRS इन कॉलम फर्स्ट। तो डी इथ्रूज ये दे रखा है, इसके कुछ आइसोमर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है ना। वो अन आइसोमर्स को मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ध्यान देना। यहाँ से आपके PQRNS ये आपको दे रखे हैं, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। डी इथ्रूज को हम लोग बना लेते हैं साइड में यहाँ पे, फिर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखो इस तरीके से, दिस इज दिस CHO पार्ट, नीचे आपका CH2OH पार्ट है, ये OH पार्ट, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये आपको मॉलिक्यूल गिवन है। और इस मॉलिक्यूल्स के ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ आइसोमर्स गिवन है, एक तो P है, Q है, R है, S है। अब ये कॉलम फर्स्ट में दे रखा है, और उसके साथ आपको कॉलम सेकंड भी दे रखा है, जो ये बता रहा है कि P जो कंपाउंड गिवन है उसके साथ इस डी इथ्रोज का रिलेशन क्या है। क्या वो डाइस्टीरियोमर्स हैं, क्या आइडेंटिकल हैं, क्या एनेंशियोमर्स हैं। इस क्यू के साथ इस कंपाउंड का रिलेशन क्या है, वो आपको चूज करना होगा। और उसके रिस्पेक्ट में आपको ABCD जो हमारे 4 ऑप्शंस गिवन हैं, 4 ऑप्शंस के अंदर से आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो देखो मैं आपको बहुत लंबे चौड़े आपकी थ्योरी पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। आपको करना बस इतना है कि यहाँ पे आपको इस मॉलिक्यूल्स को पहले प्रॉपर अरेंज करना होगा, क्योंकि ये आपको दे रखा है डैश और बैच की फॉर्म में दे रखे हैं। तो आप क्या करो, आपको यहाँ पे आइस को बिठाना है, इस जगह से आपको मॉलिक्यूल्स को देखना है। आप यहाँ से मॉलिक्यूल्स को देखो, अब यहाँ से मॉलिक्यूल्स देखोगे तो फिर कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर, उस पर ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करेंगे पी को लेके। आप पी को इधर से देख रहे हो, तो देखने पे आपको क्या पता चलेगा कि वो देखो ऊपर तो आपको दिख रहा है एल्डिहाइड, नीचे आपका CH2OH है। तो आप ऐसा करो, पहले लिख लो आप यहाँ पे CH2OH यहाँ लिख लिया, और CHO आपने यहाँ लगा दिया। बाकी जो आपके OH और हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH एंड हाइड्रोजन है, उनको फिक्स करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो आप नीचे से देख रहे हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे है बच्चों, डैश पे है, डैश पे है ना। तो डैश का मतलब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, लेफ्ट हैंड का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन। OH आपका इधर चला जाएगा। अब ऊपर की तरफ देखो, यहीं से देखना है, तो यहाँ पे जो OH देखो अपोजिट साइड में, देखो यहाँ पे ऊपर देखो आपका OH कैसा है, डैश पे है। जब OH यहाँ पे डैश पे अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पे OH आपका जाएगा राइट साइड में, और यहाँ पे आपका रहेगा ये हाइड्रोजन इधर। मतलब आप रूल्स को ऐसे भी समझ लो कि जब आप यहाँ से देख रहे हो, तो आपका अगर जो डैश पोजीशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, अगर वो अपोजिट साइड में हैं, देखो नीचे का हाइड्रोजन यहाँ है, ऊपर देखो OH ऊपर जा रहा है, ये हाइड्रोजन नीचे रहा है डैश वाला, तो इनको अपोजिट साइड में आपको अरेंज करना है। मतलब ये आपका डैश का पोजीशन का, ये आपका ये डैश का पोजीशन का, आप इस तरीके से भी समझ लो। सेकेंड बात करते हैं क्यू को लेके। क्यू को हम लोग बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लगभग सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ये एल्डिहाइड पार्ट यहाँ से आपका हो जाएगा ये CH2OH, राइट। और यहाँ पे आप बाकी दो को अरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे डैश वाला OH देखो, ये भी नीचे के साइड में रिपेंड कर रहा है, सेम साइड में है, मतलब सेम साइड में है। तो सेम साइड का मतलब क्या है, आपको लगभग सेम साइड में ही जाने वाले हैं। तो देखो नीचे वो जो आप इधर से देख रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो, तो OH आपको कहाँ दिखेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का। तो मतलब आपका OH हो गया यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। अब चलते हैं इस पोजीशन पे।
यहाँ पे आपका हाइड्रोजन देखो डैश में दिख रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी आपका जाएगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइड्रोक्सी। ये समझ में, ये डैश की पोजीशन की मैं सर्कल कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं आर को लेके, तो आर भी आसान है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर आपका हो गया एल्डिहाइड, नीचे हो गया आपका CH2OH। बाकी जो डैश वाले उनको चेक करो, डैश में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन, यहाँ भी डैश पे हाइड्रोजन, बट आपके अपोजिट साइड में है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ से आँख से देख रहे हो तो ये हाइड्रोजन कहाँ दिखेगा, नीचे वाला, ये कहाँ दिखेगा आपको, लेफ्ट साइड में दिखेगा ना। तो मतलब ये हो गया है आपको यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी। और जब आप यहीं से देखो यहीं से आप आँख लगा के देखोगे इस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इनकी तरफ, तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ दिखेगा, वो आपको दिखेगा राइट साइड में, और यहाँ पे दिखेगा आपका ये हाइड्रोक्सी। मतलब आपको पता चलेगा कि एक तो ये और ये दोनों डैश में थे, मैंने बना दिए। नेक्स्ट बात करते हैं एस को लेके, मैं सिंपल रूल्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी आपको लगभग सेम मिलने वाला है। यहाँ पे CHO, यहाँ पे आपका CH2OH, डैश में देखो बच्चों सेम साइड में है हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोक्सी, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही लगा देना है, और बाकी आपके इधर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बस। अब यहाँ से आपको ये जो गिवन मॉलिक्यूल्स है D3 उससे कंपेयर करना है PQRS को। तो चेक करो जरा, सिंपल से दिख रहा है, फर्स्ट जो गिवन मॉलिक्यूल D3 उसके साथ P को चेक करो, क्या सेम दिख रहा है, बिल्कुल मतलब आइडेंटिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो P होगा, P मतलब ये गिवन आपका मॉलिक्यूल, ये किसको डिपेंड करेगा, आइडेंटिकल को, मतलब P के साथ आपका हो गया है 2 आइडेंटिकल। Q की तरफ चलते हैं, तो Q में देखेंगे ध्यान से कि Q के साथ इस D3 का रिलेशन क्या है। देखो हाइड्रोक्सी आपको दिख रहा है अपोजिट में, तो ये बेटा जो कॉन्फ़िगरेशन आपका सेट होगा ये आपके डायस्टीरियोमर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 1। फिर इसके बाद हम बात करेंगे R की तरफ, तो R में देखेंगे R के साथ कैसा रिलेशन होगा, R आपका ये रहा, D3 आपका ये रहा, यहाँ भी देखो OH आपके अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो मतलब R भी आपका रिप्रेजेंट करेगा डायस्टीरियोमर्स को, मतलब R भी 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा। नाउ कम्स S, तो S में देखो बेटा, S में आपका देखो हाइड्रोक्सी जस्ट अपोजिट में चले गए D3 से, तो मतलब ये आपका हुआ एनेंटियोमर्स, तो डेफिनेटली S करेगा 3 को रिप्रेजेंट। तो चेक करो P के साथ 2, ठीक है, तो P के साथ 3 मतलब ये वाला कैंसिल हो गया, B तो नहीं हो सकता। P के साथ 2 देखो, और तीनों में A और C और D में दे रखा है। अब ये देख Q के साथ 1 आना चाहिए, तो फिर A वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, Q के साथ 1 आना चाहिए, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो बचा सिर्फ क्या, C, P के साथ 2, Q के साथ 1 और R के साथ 1, S के साथ 3। तो देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, बार बार कराई जाती है ना, और मैं डिस्कस भी करता हूँ। और जहाँ पे बिल्कुल में जो इनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो सिमिलर आपके प्लेटफॉर्म, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं किस तरीके से इस मॉलिक्यूल्स को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया ये, बट लैंग्वेज को समझना था और स्ट्रक्चर को प्रॉपर ड्रॉ करना था, आपको आंसर्स प्रॉपर, मतलब 2 ही ऑप्शन से आंसर आपको दिख जा रहे हैं। देखो P और Q अगर आपको पता है ना, तो ही आंसर आपको दिख जा रहे हैं, RS पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको, P और Q के बेस पे आपको दिख गया आंसर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन में है कि इन थर्मोडायनेमिक्स द PB वर्क डन इज गिवन बिलो, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर इसमें लिखा है फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज, मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड आपका जो वर्क डन की बात करते हैं तो वो आपको ये दे रखा है। और फिर उसके बाद उसने ऐसा बोला है कोई एक सिस्टम है वो पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर वर्क डन निकल के आ रहा है, मतलब जो भी आपका करेक्शन और चेंज करके। तो यहाँ से अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म से इसको कंपेयर करो, तो यहाँ से आपको देखो डी बी दिख रहा है, और जो P एक्सटर्नल है, P एक्सटर्नल चेंज होके क्या बन गया है, RT डिवाइड बाई B माइनस V और माइनस A डिवाइड बाई B स्क्वायर, ये आपको मिल रहा है। मतलब P एक्सटर्नल की वैल्यू इतनी आपकी मॉडिफाइड हो गई है, ठीक है। अब ये जो आपका जो करेक्शन इक्वेशन दिख रहा है, ये यही बच्चों क्या है आपका एक्चुअली में, दिस इज एक्चुअली प्रेशर ऑफ वॉन डेर वाल, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर है। बस यहीं से आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। देखो तो कौन सा इक्वेशन है जो एप्लीकेबल होगा, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते थे बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन देखेंगे,
सिस्टम दैट सेटिस्फाई द वॉन्डरबॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वैसे भी बेटा करेक्शन आपको मैंने पढ़ाया है तो डेफिनेटली ये वॉन्डरबॉल को सेटिस्फाइड करेगी, मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया है। तो ए ऑप्शन इज डेफिनेटली इज करेक्ट बिकॉज ऑफ वॉन्डरबॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट को सेटिस्फाइड कर रहा है। बिल्कुल। सेकंड देखो, सेकंड में बोला गया है द प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हो तो रिवर्सिबिलिटी शो होती है। उसमें क्या है? क्योंकि जब हम लोग रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो जहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरफ आपकी मूवमेंट होता है, मतलब पहले फॉरवर्ड फिर आपका बैकवर्ड, तो रिवर्सिबिलिटी शो हुई। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे तो रिवर्सिबिलिटी आपकी बिल्कुल से उसमें कोई आपका चेंज होगा ही नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपका जो हीट एक्सचेंज है ना, वो आपका यहाँ पे होगा जीरो, मतलब कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अब आपको पता है हीट और टेम्परेचर का रिलेशन होता है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो कहीं ना कहीं आपके एडियाबैटिक कंडीशंस पे आपकी कांस्टेंट डिफाइन की जाएंगी, तो ये भी आपकी रिवर्सिबिलिटी को शो करेगा। मतलब दोनों ही आप पे कैसे हैं, लगभग एक जैसे आपके एक्सप्रेशन है बी और सी। और डी की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है इरिवर्सिबल बोला गया है एट इट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर कर देते हो तो क्या आपकी प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा? मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे भाई रिवर्सिबिलिटी शो कर सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इरिवर्सिबिलिटी वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है ना। तो आपका जो डी ऑप्शन होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाइड करा कर, तो ये आपका वॉन्डरबॉल का ही क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन है और उसके बेस पे मैंने ये स्टेटमेंट आपको डिस्कस भी की है क्लासरूम के अंदर। तो आपका इरिवर्सिबिलिटी वाला कैसे इनकरेक्ट होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मल्टीपल चॉइस में वो हो जाएगा A, B, C, है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड 1 2 आपको 5 दे रखा है, 1 2 3 4 एंड 5 पे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। एक से अधिक स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं, तो समझते हैं इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को, फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो गिवन कंपाउंड है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। 8 देखेंगे बेटा, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डी लोकलाइजेशन कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। मतलब ये जो भी आपको फोर, अगर थर्ड में देखो देखा है कंपाउंड सी बिकम्स मोर एसिडिक, NO2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एसिडिटी ऑफ, मतलब ये सबका सब डिस्कस किया जा रहा है। आपके एसिडिक की स्ट्रेंथ है ना, कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ, एरोमेटिक बिहेवियर उसके ऊपर। तो यहाँ से क्या करना है आपको कि सिंपल सा है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल से अगर आप यहाँ से ये वाला एस्टिक हाइड्रोजन बाहर निकालोगे, H+ आयन बाहर निकालोगे ना, यहाँ से अगर आप ये H+ आयन बाहर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। मैं ज़रा उसको नीचे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, यस, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपको गिवन है वहाँ से हमने क्या किया है, एक H+ आयन को, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकाला है कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये कार्बन, इसके पास ये नेगेटिव चार्ज, बाकी आपका एक फिनाइल, ये दूसरा फिनाइल, नेक्स्ट आपका ये थर्ड फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग अटैच्ड है, बना दिया मैंने। आपको पता है कि नेगेटिव के साथ जब पाई आएगा बेंजीन रिंग का तो ये रेजोनेंस करेगा, तो मतलब ये नेगेटिव आपका पाई की तरफ शिफ्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, तीनों की तीनों से ही आपका रेजोनेंस को परफॉर्म कराएगा, कोई इसमें डाउट आपका है ही नहीं। अब चलते हैं ज़रा, इसमें आपका गिवन है सेकेंड मॉलिक्यूल्स। तो सेकेंड मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। सेकेंड मॉलिक्यूल्स को अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अगर आप बाहर निकालोगे, है ना, यहाँ से ये H+ बाहर निकालोगे तो जो बेंजीन रिंग है उसके पास ही आपको क्या मिल जाएगा, इस कार्बन पे ही मिल जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। बट यहाँ रेजोनेंस ब्लॉक हो चुका है बिकॉज जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो भी उसके पास डबल बॉन्ड पे है, तो रेजोनेंस ब्लॉक हो गया यहाँ पे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ। यहाँ से निकालोगे हाइड्रोजन थर्ड से तो कोई आपको यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई CH3- मिलेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप कहीं आप बिल्कुल भी रेजोनेंस आपको दिख नहीं रहा है, मतलब कोई एसिडिक करेक्टर आपका आने के चांस ही नहीं है। फोर्थ मॉलिक्यूल से अगर मैं निकालूंगा H+ है, मतलब ये वाला H+ बाहर निकालोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये मॉलिक्यूल 5 कार्बन का, इस तरीके से ये नेगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव के साथ ये पाई, मतलब ये पाई यहाँ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, रेजोनेंस करेगा। फिर माइनस यहाँ आएगा तो ये पाई इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पहुँच जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ मॉलिक्यूल्स की तरफ। तो फिफ्थ में से अगर आपको इस H को बाहर निकालना है तो मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, देन ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। बस आप देखो ध्यान से, मैंने सारे के सारे कॉन्जुगेट बेस बना दिए हैं गिवन स्ट्रक्चर के।
अब आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें पहला बोला गया है द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डी लोकलाइजेशन कंजुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस आपको फर्स्ट में ये मिला है। क्या यहाँ पे आपका एसिडिटी एसिडिक करेक्टर डिफाइन हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है आपका, स्टेबलाइज हो रहा है। अरे भाई, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बिल्कुल आपका सही है, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड फोर्थ इज एरोमेटिक। क्या फोर्थ आपका एरोमेटिक है? हाँ बिल्कुल सही। वैसे भी यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करोगे तो लॉन पेयर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 आपके पाई बॉन्ड है, 2 2 4 मतलब 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल सही, ये आपका एरोमेटिक। वैसे भी नेगेटिव भी आपका पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में प्रॉपर, और जो नेगेटिव प्रेजेंट है वो रिंग के कार्बन के एटम के पास है, मतलब रेजोनेंस प्रॉपर परफेक्ट है। तो मतलब बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात करते हैं। कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट इज ए नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो आपको पता है, नाइट्रो के बारे में पता है कि नाइट्रो जो ग्रुप रहेगा बच्चों वो कैसा रहता है, माइनस एम की तरीके से, माइनस आई की तरीके से बिहेव करता है। अगर रेजोनेंस होगा तो माइनस एम, अगर डायरेक्ट इंडक्टिव की बात करेंगे तो आपका माइनस आई। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब कहीं ना कहीं ये एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करेगा। तो कंपाउंड सेकंड आपका ये रहा। तो कंपाउंड सेकंड पे अगर आप कहीं भी क्या करोगे, ये कंपाउंड सेकंड है इस पे, तो इसमें कहीं भी अगर आप एक नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तो वो नेगेटिव को स्टेबलाइज कर देगा। तो डेफिनेटली इसके जो एसिडिक करेक्टर वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यस, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट में द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर। ऑर्डर आपको चेक करना है। तो ऑर्डर बेटा हम लोग एक बार फॉर्म करते हैं क्या। तो सबसे ज़्यादा अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ तो मोर एसिडिक कौन सा होगा, सबसे अधिक एसिडिक बच्चों कौन सा होगा? तो चेक करो ऑब्वियसली बेटा फोर्थ होगा। बिल्कुल सही, फोर्थ इज मोर एसिडिक। क्यों? फोर्थ में रीजन समझो, फोर्थ में जिस कार्बन पे जो कार्बन आपका रिंग का पार्ट है उसके पास ही नेगेटिव है। बट बहुत से बच्चे फर्स्ट सोचते हैं, फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नेगेटिव आ रहा है आपका चार्ज वो जिस कार्बन के पास है वो आपके बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग का पार्ट नहीं है। तो दैट्स व्हाई आपका कौन सा ऑप्शन मोस्ट एसिडिक होगा? आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर कौन सा होना चाहिए? फिर आपका बिल्कुल सही ये होगा, क्योंकि ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है ना? तो इसमें से आपका हो जाएगा कौन सा? फिफ्थ हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट आपका फिर फर्स्ट होगा, नेक्स्ट इसके बाद आपका सेकंड होगा, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा थर्ड। थर्ड मतलब ये। ठीक है, तो ये आपका जो ऑर्डर में लिखा है वो एसिडिक करेक्टर का सीक्वेंस लिखा है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 1 4, मतलब डी ऑप्शन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका A, B, C। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत ही घटिया लेवल के। अब हम लोग चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन द रिएक्शन स्कीम शोन बिलो QRS आर द मेजर प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड दे रखा है। इस तरीके से आपको सिर्फ रिएजेंट के बारे में पहचानना है। ये देखो, ये आपको दे रखा है बेटा एनहाइड्राइड, आपको साइक्लिक एनहाइड्राइड है। देखिए देखो, यहाँ पे अगर मैं एनहाइड की बात करता हूँ तो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, है ना। बाकी यहाँ पे रिंग फॉर्म कर दिया गया है। तो एनहाइड्राइड के साथ क्या दे रखा है आपको? AlCl3। तो AlCl3 बेटा देखो ध्यान से, बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम। मैंने बोला था लेविस एसिड की तरीके से वर्क करता है। तो मतलब ये आपका कहीं ना कहीं फिडलक्राफ्ट एसिलेशन का रिएक्शन समथिंग आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट में। सेकंड में क्या है? सेकंड में आपको दे रखा है जिंक के साथ मर्करी एंड HCl। तो बच्चों ये दो को मैंने क्लासरूम में पढ़ाया था आपको। यहाँ पे मर्करी के साथ जिंक, मर्करी के साथ हम H2SO4 यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन कुछ और हो जाती है। ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग HCl इसलिए यूज करते हैं। तो ये बेटा व्हाट इज दिस? ये आपका एक रिडक्शन है। और कौन सा रिडक्शन है आपका? क्लामेंसन रिडक्शन है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिर बेटा इसके बाद आपको H3PO4 को यूज करना है, मतलब आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया ये। ठीक, इधर देखो तो एक ग्रेनाल्ड रिएजेंट के साथ बेटा आपका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, तो समथिंग आपका हाइड्रोक्सी पार्ट आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और बाद में आपका फिर क्या है? डिहाइड्रेशन है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन आपका होगा। ये स्टेप आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी रिंग में एक्सपांसन और रिंग किस तरीके से होगी वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? बाकी डबल बॉन्ड वगैरह ही डेवलप होगा। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं तो समझ में आपको और आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ तो समझ लिया। अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ से स्टेप करते हैं। P के साथ इस कंपाउंड को ऐड किया गया है, तो ये आपका सिमेट्रिक है एनहाइड्राइड। इसको यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने से क्या होगा, यहाँ से जो ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड P कंपाउंड कैसा फॉर्म हो जाएगा?
तो पी में आप देख पाओगे तो किस पोजीशन पे, मैं बताऊँ तो इस पोजीशन पे, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या होगा आपका, ये जो पार्ट ब्रेक होगा वो जाके अटैच करेगा, मतलब इस तरीके से ध्यान दो आप, ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ हो जाएगा और लाइक दिस डबल बॉन्ड ओ, नाउ दिस इज हाइड्रोक्सी, ठीक है। एक्चुअली जब ये डिसोशिएट होगा तो यहाँ से ये फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से, ये आपका डबल बॉन्ड ओ, और इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन पे माइनस होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा, ये डबल बॉन्ड ओ होगा। तो ये इलेक्ट्रोफ्लक्स सेंटर बेटा अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बच्चों कहाँ पे देखने वाला है, अब वो देख लो। आपको ये ग्रुप बेटा कैसे है, आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, मतलब रिंग को एक्टिवेट करेंगे, और ये भी आप एक्टिवेटर है, बट आपका ये तो बेटा रेजोनेंस वाला यहाँ पार्ट है नहीं, तो जो बेंजीन वाला पार्ट है उसके पास डेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये इलेक्ट्रोफ्लिक सेंटर वहाँ पे जाके अटैक करेगा। क्वेश्चन क्या है कि ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो करने से आपका यहाँ पे आपको देखोगे तो ये इस पोजीशन पर अटैक कर नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ तो आपकी डेंसिटी, और वैसे भी हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जा नहीं सकता है, ये डिफिकल्टी हो जाएगी, और यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसकी ऑर्थो पोजीशन से जो ये बल्कि ग्रुप अटैच है, तो एक ही पोजीशन बचते ही है, मतलब 1 2 3 मेटा पोजीशन, ठीक है ना। तो इस पे जाके आपका ये अटैक करेगा पॉजिटिव वाला, फिर यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिलीज होगा, वो H+ है, यहाँ पे जाके O- पे अटैक करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपको फॉलो हो रही है, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ कैरी ऑन हो रहे हैं, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे अटैक कर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आपका आपको पता है कि जो C डबल बॉन्ड O पार्ट है, जो क्लेमेंसन हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में C डबल बॉन्ड O जो पार्ट होता है उसको चेंज किस में करता है बच्चों, CH2 में चेंज करता है, CH2, बाकी दो फ्री वैलेंसी CH2 में चेंज करेगा। तो मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है यही चेंज हो जाएगा आपके CH2 में, ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, CH2 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक तो Q आपको समझ में आ गया, ये तो आपका Q फॉर्म मैंने कर दिया। फिर R की बात करेंगे तो R में क्या होगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड फिनिश हो जाएगा, CH2 में चेंज हो जाएगा, बस इतना होगा। फिर जैसे H3PO4 आएगा तो H3PO4 क्या करेगा, वो समझने वाला कॉन्सेप्ट है। तो H3PO4 डिहाइड्रेशन कराएगा, तो डिहाइड्रेशन कराने पे क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सी वाला पार्ट है, या हाइड्रोक्सी क्या करेगा, कहीं ना कहीं से एक हाइड्रोजन सर्च करेगा, है ना, जो एस्टिक हाइड्रोजन, वहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से OH तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा, तो रिंग आपका एक फॉर्म कर जाएगा, है ना। तो ये मॉलिक्यूल समथिंग मैं बनाऊँ आपको यहाँ से डायरेक्ट R बनाऊँ, तो R देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका बेंजीन हो गया, यहाँ से आपका इस तरीके से ये ग्रुप मैंने ज्वाइन कर दिया है, और यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, ये आपका फॉर्म हो गया है, ये दो एल्काइल आपके यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, और इस जगह देखो यहाँ पे आपका जो एक रिंग फॉर्म होगा, यहाँ से आपका एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा, और ये रिंग आपका यहाँ फॉर्म होगा, और जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है वो यहाँ पे आपका डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गया। फिर कैनल डिजेंट आएगा, तो कैनल डिजेंट का बेटा काम आपको पता है कि जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है, कार्बोनिल वाला पार्ट है, इसमें से पाई ऊपर जाएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। तो CH3 MgBr बच्चों ब्रेक कैसे होता है, CH3 माइनस एंड आपका MgBr आपका पॉजिटिव होगा, तो माइनस वाला बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, है ना। आपका पॉजिटिव वाला आपका ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो MgBr बेटा ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आपका MgBr अटैच हो जाएगा, है ना। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव पे बच्चों क्या अटैक हो जाएगा, आपका CH3 का। तो मतलब ये ऊपर वाला पार्ट तो बाहर चला जाएगा, MgOHBr, मतलब ये Mg के साथ क्या होगा, OHNBr, ये तो आपका बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से सिर्फ CH3 आपको मिल जाएगा, है ना। तो कार्बोनिल पार्ट फिनिश हो गया, CH3 आपको मिल गया। फिर यहाँ पे प्रोसेस नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आपको ध्यान देना है कि जब आपका यहाँ पे CH3 आ चुका है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से CH3 के बाद और कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी होगा, तो हाइड्रोलिसिस होने पे वो आपका यहाँ से OH आपको मिल जाएगा, मतलब CH3 के साथ आपको यहाँ पे OH भी मिलेगा ना, यहाँ ये आपका ऑक्सीजन वाला है, ये OH भी आपको डिफाइन करेगा। तो फिर आपका क्या करेगा, H2SO4 काम क्या है, डिहाइड्रेशन है, तो OH के साथ फिर एक हाइड्रोजन सर्च करेगा, तो हाइड्रोजन ऊपर से सर्च कर नहीं सकता है, यहाँ से सर्च करेगा, ये आसानी से मिल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर को ऐसा बनेगा, वो आपको मैं रिजल्टेंट बनाऊँ स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये आपका बेंजीन हो गया, इससे अटैच लाइक दिस, यहाँ से दो आपके मिथाइल पार्ट, और ये हो गया आपका इस तरीके से एक 6 कार्बन का रिंग आपका नीचे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा आपको ये मिलेगा स्ट्रक्चर फाइनल, है ना। तो अब आपको चेंज करना है
कि जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। एस, एस ज़रा चेक करो, एस आपका ये फॉर्म हो रहा है, ये एस है, तो एस क्या आपका प्रॉपर ठीक बैठ रहा है क्या, चेक करो ज़रा। एस के बारे में बात कर रहे हैं तो एस चेक करो, यहाँ पे आपका ये CH3 हो गया, तो भाई ये ऑप्शन तो आपका ठीक बैठ नहीं रहा है। मतलब एस ऑप्शन, एस आपको दे रखा है उसमें डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 भी आपको यहाँ पे दे रखा है, मतलब एक CH3 भी और होगा, CH3 तो बाहर नहीं जाएगा ना, वो तो CH3 यहीं पे होगा, ठीक है। CH3 ऊपर दे रखा है और उसके साथ इन्होंने यहाँ से इसे कनेक्ट किया हुआ है, ओके। ये ऑप्शन ऊपर बेंजीन है, ठीक है सब कुछ, नीचे आपका एरोमेटिक पार्ट है। बेंजीन को इसने ऐसे नहीं तो इस तरीके से बना दे, अगर मैं डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगाऊं तो मतलब ए ऑप्शन तो आपको ठीक बैठ रहा है। बी ऑप्शन की बात करेंगे, बी ऑप्शन दे रखा है क्यू, तो क्यू देखो हम लोगों ने फॉर्म किया था, ये देखो क्यू मैंने फॉर्म किया यहाँ पे, तो क्यू में आपको ये दे रखा है ऊपर, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ करके दे रखा है, मतलब पूरा डिसोशिएट करके दे रखा है ना, ओके। एक सेकेंड, क्यू, क्यू में आपका डिहाइड्रेशन कराने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आर देखते हैं, तो आर में क्या हो रहा है, आर में आपको डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, आर पार्ट डिफाइन कर रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब आर भी हमारा करेक्ट ही होगा। और इसके बाद एस, एस एस आपको लास्ट में दे रखा है, तो एस बेटा आपका प्रॉपर दिख रहा है क्या, एस तो आपको बिल्कुल करेक्ट ही मैच कर रहा है ना एस में, तो एस तो बिल्कुल सही है, तो फिर आपका जो ये वाला होगा ना, ये ए ऑप्शन वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बी की बात करेंगे तो बी कैसा बैठेगा, बी में आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच भी लिखा है ना, हाइड्रोक्सी पूरा दे रखा है, और ये एक सेकेंड यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, फिर आपका ये ओ एच फॉर्म करेगा, मतलब सही है, बी भी करेक्ट है, तो इसका जो ऑप्शन बैठेगा यहाँ पे वो रहेगा आपका बी कॉमा सी कॉमा डी, ये ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट समझना होगा किस तरीके से आपका रिएजेंट अटैक करेंगे, रिएजेंट को पहचानना है, फिर इसका अटैक को देखना है, और कंपाउंड्स को मैच भी कराना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 10 देखो बहुत आसान है, इसमें आपको जो पूछेगा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ए ऑप्शन है FeCl4 माइनस एस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आयरन का क्या करना है आपको, निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना आएगा 4 इंटू -1, मतलब ये -4 तो +4 +4 -1 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द आयरन, और आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा यहाँ पे एक्चुअली में Fe+3 मिलेगा, तो आयरन के साथ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, फिर इसका जो कन्फिग्रेशन आपका निकल के आएगा वो D5 आएगा, ठीक है, D5। इसका कन्फ्यूजन मैंने बता दिया, आप निकाल सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पे बात करेंगे कि जो क्लोरीन आपका प्रेजेंट है, वो क्लोरीन एक्चुअली में कैसा है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ से बच्चों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो Eg और T2G के साथ, तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, Eg के साथ 1,1 और T2G के साथ कैसा होगा 1,1,1, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपको दिख रहा है सारे से इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैग्नेटिक स्पिन की वैल्यू भी कहीं ना कहीं आपको देखोगे यहाँ पे, बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट है, तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट COAN, ये आपको मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स दे रखा है, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जरा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं सिंपल तरीके से, कि यहाँ पे आपको जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो बच्चों यहाँ पे आपका +3 निकल के आ जाएगा, और फिर इसका अगर आप देखोगे तो ये आपका बनेगा डी, ऑक्सीडेशन नंबर D6 आएगा, ठीक है, प्रति इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। और फिर यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे अमोनिया दे रखा है, ये आपका बिग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेयरिंग कर देगा, तो पेयरिंग करने से क्या हो जाएगा आपका T2G के साथ और Eg के साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसमें T2G में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2,2,2, Eg में आपका होगा 0,0, सारे से इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हैं, मतलब यहाँ पे जो स्पिन की वैल्यू की मैग्नेटिक मूवमेंट की स्पिन की वो काफ़ी कम होगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने क्या, तो चेक करो, यहाँ पे मान लेते हैं कि CO आपका सपोज यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं सपोज M, और यहाँ पे En मतलब आपका बाइवेलेंट, ठीक है, आपका ये A ले लिया मैंने, यहाँ पे A2 ले लिया, यहाँ पे मैंने B2 ले लिया। इसकी आप जरा प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले देखो इस A के साथ हम इनको पहले लेके जाएं, तो A, फिर आपका लास्ट में बचेगा B, एक तो ये बन गया। दूसरा बना के देखते हैं पेयर, तो AB
ब्रैकेट में ये ए बी और लास्ट में ए हो गया। और एक और बन सकता है क्या, हाँ बनेगा। अगर आप ए के साथ ए फिर ए बी बना दो तो ठीक है। ए के साथ ए हो गया, फिर आपका ए बी हो गया, फिर आपका एक स्मॉल ए बी हो गया। तो ये तीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे तो उसने दो ही बोला है, तो जो बी ऑप्शन कैसा हो गया है, डायरेक्टली इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, FeCl4 माइनस है हायर स्पिन, मैंने बोला था बिकॉज ऑफ यहाँ पे एनपी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हायर स्पिन बिल्कुल होगा, सही ऑप्शन है। द कोबाल्ट आयन हैज sp3d2, sp3d2 नहीं होगा बच्चों, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ से पहले पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग होने से ये आपका d2sp3 हो जाएगा, नॉट sp3d2। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा A, C, D, ये आप पे करेक्ट होंगे, बाकी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 पूछा गया है, विद रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट एंड परक्लोरेट आयन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी क्वेश्चंस हमारे क्लास नोट से ही है, डायरेक्ट क्लास नोट से है बिल्कुल। क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है ऊपर हाइपोक्लोराइट, मैंने ये सब कुछ आपको एसिड्स वगैरह डिस्कस करे थे, तो जहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें से सबसे पहले आपको देख लो, इसके स्ट्रक्चर्स देख लो। हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट की बात करेंगे तो आपको मिलेगा OCl माइनस, और क्लोरेट की बात करोगे तो मिलेगा ये ClO3-1। पर क्लोरेट की बात करोगे तो मिलेगा ClO4-1। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा आपका ClO-, 1 2 3 लॉन पेयर। ClO3 की बात करोगे तो मिलेगा यहाँ क्लोरीन से डबल बॉन्डो O-, 1 लॉन पेयर। ClO4- की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डो यहाँ से O-, ठीक है ना, ये मिल गया इसका स्ट्रक्चर। अभी इसके बाद अब आते हैं स्टेटमेंट पे। हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, क्या सही आंसर होगा, क्या स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके वीक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस को रिप्रेजेंट करते हैं जब वो H+ आयन को रिलीज करते हैं। तो यस, हाइपोक्लोराइट में आपको मिलेगा HOCl, या फिर हम लिखते हैं जनरली इसको HClO भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका वीक एसिड है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लो, बहुत कम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, तो आपका वीक बेस हो, वीक आपका एसिड होगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन की बात करूँ, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉन पेयर ऑफ क्लोरीन। हाँ बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे आपका देखो लॉन पेयर्स जो होगा ना वो आपका ये है क्लोरेट, ये लॉन पेयर्स है, तो इसकी वजह से रिपल्सन फील नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो इन्फ्लुएंस तो करेगा ना, तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, द हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयन डिसप्रोपोर्शनेट टू गिव, मतलब यहाँ पे रिएक्शंस भी मैंने कराई, जैसे ClO- को अगर आप देखोगे तो मिलेगा Cl- प्लस ये चेंज होगा, ये आपका ClO3- में चेंज होता है, और अगर ClO3- की बात करोगे तो ये आपका चेंज होगा, और ये बच्चों होता है अराउंड आपके 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना पड़ेगा, और ये चेंज होगा आपकी Cl- प्लस ClO4- में। तो क्वेश्चन बोला गया है यहाँ से आपको क्या आइडेंटिकल सेट ऑफ आयंस मिलेंगे, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज इनकरेक्ट। लास्ट में द हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइज द सल्फाइड आयन, बिल्कुल सही भाई। हाइपोक्लोराइट आयन आप देखो तो ये रहा ना हाइपोक्लोराइट आयन, तो ऑब्वियसली बेटा ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A, B, D। तो ये हमारे होंगे करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।